आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कहते हैं सियासत में इशारों के मायने बड़े हैं। कई बार नेता अपने बयानों से, अपनी मुलाकातों से, अपने इरादों से बहुत कुछ समझा देते हैं। आज हम आपको सियासी दुनिया की ऐसी ही कुछ तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं सियासी तूफान की वजह बनी तो कहीं सियासी बिसात पर खेल गए बड़े दांव की। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सारे सदस्यों का ध्यान, उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। Please check the attendance sheet. If that person who he claims I have called him a name. क्या महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा कहा? यदि वो ज्यादा कहेंगे तो उसकी जो है कटिंग बाइट और जो उन्होंने ऑडियो दिया है वो सब मैंने अभी लोकसभा स्पीकर को कहा है कि दे दीजिए। तुम हमको क्यों पूछ रहे हैं? अब जाके उसको पूछो। उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बिहार का अपमान या सियासी हथकंडा? तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर बिहारी गुंडा शब्द बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में सरकार वर्सेस विपक्ष में आज क्या हुआ? अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार की चिट्ठीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। डोंट वांट टू अपोलोजाइज सर, ही डिड द वे टू बिहेव। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा कितना सफल? It was a very fruitful and good meeting. Let us hope for the better. कौन होगा विपक्ष का चेहरा? क्या है फॉर्मूला? मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूँ, हर एक पार्टी का नेता आपको ये बताएगा। नेशनलिज्म का मामला, ट्रीजन का मामला, एक दूसरे से कितने दूर, कितने पास है विपक्ष? टीएमसी के लोगों ने बिहार के लोगों को गुंडा कहा है। किस्सा खेला होबेका। बीजेपी और टीएमसी के बीच महाभारत छिड़ी हुई है। वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाया गया आरोप। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि महुआ ने शिष्टाचार की भाषा की लक्ष्मण रेखा को लांघा है। आरोप यह है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत को बिहारी गुंडा कहा। बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है। They were not there. Please check the attendance register. The quorum did not happen. उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। देश की संसद और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में 2 सांसदों और 2 शब्दों की गूंज सुनाई दी। वही 2 शब्द जिसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बिहारियों और हिंदी भाषियों का अपमान बता रहे हैं। आरोप यह है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसदीय कमेटी की बैठक के दौरान निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा। 2 सांसदों के बीच हुई सियासी लड़ाई बिहार की अस्मिता तक पहुंच गई। दिल्ली से बिहार तक महुआ मोइत्रा के खिलाफ तलवारें खींच गई। सबसे पहले सुनिए अपनी पार्टी की सांसद पर लगे आरोप पर ममता बनर्जी ने क्या रिएक्शन दिया। ने कहा है कि आपकी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा उनको कहा है। भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहे हैं? अब जाके उसको पूछो। भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहे हैं? अब जाके उसको पूछो। ममता बिना बोले बहुत कुछ कह गई, लेकिन 2 शब्दों ने मॉनसून में सियासी तूफान ला दिया। 2 शब्द यानी बिहारी गुंडा। तो क्या महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा? आरोप के मुताबिक क्या महुआ मोइत्रा ने बिहारियों के माथे पर गुंडे की मुहर लगा दी? सवाल बड़ा है क्योंकि महुआ के बयान को बिहार के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। आज भी आप समझिए कि बंगाल में जो पानी जाता है ना, मसानजोर से, तिलैया से, मैथन से, वो सब हमारी जमीन पर है, झारखंड के जमीन पर है। और वो सारा पानी जो है बंगाल को जा रहा है। यदि आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो सिचुएशन ये है कि हम बंगाल को जो है पालने और पोसने का काम कर रहे हैं और उसमें एक फेडरलिज्म के नाते कोई बहुत आसान की बात नहीं है। मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल साहब ने जो है ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं,
मैं शक्ति सिंह गोहिल से ही आप लोग पूछ लीजिए, जफर इस्लाम वहां मौजूद थे, गणेश सिंह वहां मौजूद थे, प्रवेश वर्मा वहां मौजूद थे, सुनीता दुग्गल वहां मौजूद थी, संतोष पांडे वहां मौजूद थे, एक दो लोग मौजूद नहीं थे ना। आप किसी से पूछ लीजिए। और रिकॉर्ड जो है, यदि वो ज्यादा कहेंगे तो उसकी जो है कटिंग बाइट और जो उन्होंने ऑडियो दिया है वो सब मैंने अभी लोकसभा स्पीकर को कहा है कि दे दीजिए, मैं आप लोगों को रिलीज कर दूंगा। निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष पर सवाल दागे। महुआ मोइत्रा ने सफाई में क्या कहा हम आपको बताएं, उससे पहले अपमान का कार्ड खेलकर बीजेपी ने बिहार तक सियासत को गरमा दिया। असर सीधा बिहार विधानसभा में दिखा। क्योंकि सर्वसम्मति से जो है जाति जनगणना को लेकर आज टीएमसी के सांसद मोया मित्री ने बिहार के लोगों को अपमानित किया है, बिहार को गुंडा कहा है और उनके भतीजा यहाँ नेता विपक्ष बैठे हुए हैं, तो उनको बताना चाहिए कि टीएमसी के लोगों ने बिहार के लोगों को गुंडा कहा है, इसके शागिर्द बन के चुनाव लड़ने गए थे, तो उनका क्या बयान है। विधानसभा में अंदर और बाहर तेजस्वी यादव को ममता के साथ सियासी रिश्तों को लेकर घेरा गया। सवाल दागे गए कि बिहार के साथ है या ममता के साथ। तेजस्वी ने बड़ा सियासी दांव चला। महुआ मित्रा ने बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। अब आरजेडी को टीएमसी से अपना रिश्ता बिहार के हित में तोड़ लेना चाहिए। जब लालू यादव जी पे भी टिप्पणी हुई थी बिहारी को लेकर, तो बीजेपी ने इसको सही नहीं माना था। बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार महापुरुषों का महापुरुष यहाँ कर्मभूमि रही है, गांधी जी की भी कर्मभूमि रही है। सबसे ज्यादा अगर IAS IPS भी देखा जाए तो देश को बनाने का भी काम बिहारी करते हैं और देश को चलाने का काम भी बिहारी करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बयान देता है तो हम लोग खेद प्रकट करते हैं। बिहार का सवाल आया तो तेजस्वी ने बयान की निंदा करके अपनी लाइन क्लियर कर दी, लेकिन बिहार में सियासी खेला जारी है। पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता, घोर अनुचित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने जानबूझकर बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग किया। अब वो तकनीकी बात कर रहे हैं कि वो तो मौजूद नहीं थे। अरे मौजूद तो थे ही वो, उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद ने और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, तो मैं ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि बंगाल में 1 करोड़ बिहार के लोग रहते हैं, तो उनको बिहारियों से और उत्तर भारतीय लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या कथित जासूसी कांड की लड़ाई अब बिहारी गुंडे पर आई? निशिकांत के आरोप पर महुआ की सफाई भी आई। उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। Out of 10, there were 9 members present and signed in. None of the BJP members, not one, were signed in, and therefore they were not present. Now, I'm supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person he claims I have called him a name, if he were present, then it would have been the 10th. मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन निशिकांत दुबे सबूतों की बात कह रहे हैं और यहाँ तक कि कड़े और बड़े एक्शन की भी मांग की। आज तक ब्यूरो। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान अब इस पर खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने महुआ के बयान से पल्ला झाड़ लिया, वहीं आरजेडी ने टीएमसी सांसद के बयान की निंदा की। हम आपको इस सियासी इशारे के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले संसद से सड़क तक सियासी तूफान के पीछे का जरा किस्सा समझिए। प्रभुदेव सोलंकी 94 और 93 के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित विषय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते।
संसद में पर्चा फाड़ सियासत पर विपक्ष के नाम ये लोकसभा स्पीकर की बड़ी और कड़ी चेतावनी है। चेतावनी के पीछे मकसद साफ है कि हंगामा हुआ तो एक्शन होगा। आप इसे यूं समझिए, लोकसभा में पर्चा फाड़ने की घटना हो या फिर संसदीय कमेटी में टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच कहासुनी की, दोनों के पीछे एक ही मुद्दा है, यानी कथित जासूसी कांड। विपक्ष बहस कराने की मांग पर अड़ा है और सरकार पहले कोरोना पर बहस कराने पर अड़ी हुई है। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट इवन अपॉलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपॉलोजाइज द चेयर, इज इट द वे टू बिहेव? पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है तनातनी के बीच बुधवार को सियासी लड़ाई आर पार छिड़ गई। आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने कथित जासूसी कांड पर बैठक बुलाई थी। बैठक में गृह और आईटी मंत्रालय के अफसरों को भी बुलाया गया था। बैठक शुरू होने से ऐन पहले कमेटी के बीजेपी सांसदों ने रजिस्ट्रार में दस्तखत करने से मना कर दिया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर कोरम पूरा नहीं होने की वजह से थरूर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। आरोप के मुताबिक बैठक स्थगित होने के बाद महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। विवाद बढ़ा तो निशिकांत दुबे ने शशि थरूर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। मांग रखी कि थरूर को आईटी समिति के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए। आईटी समिति के सदस्य निशिकांत दुबे का कहना है कि जब तक शशि थरूर को हटाया नहीं जाता तब तक वो समिति की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। निशिकांत दुबे यदि कुछ बोलता है या भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद बोलते हैं ना, बिना फैक्ट्स के नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से हंगामा नहीं करते हैं। हमने सारे फैक्ट्स स्पीकर साहब के पास दिए हैं, स्पीकर साहब के सामने लंबित है। कल मैंने लोकसभा में भी बोला है, और जब तक ये लंबित है, क्योंकि मैंने अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है, पहली बार किसी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये देश संविधान से चलता है, जो संविधान का आर्टिकल 94 और 96 है। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, हम स्पीकर से यही कहते हैं कि उनको किसी भी कमेटी के चेयर करने से जो है रोका जाए। शशि थरूर भी पीछे हटने को तैयार नहीं, वार पर पलटवार किया। I am very disappointed that some elements on some issues have chosen to reduce this committee to some sort of ping-pong match, which I do not believe is in the spirit of Parliament or of the parliamentary committees. टकराव सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा तक सीमित नहीं। लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में भी सदन चलाने पर सहमति नहीं बन पाई है। विपक्ष पेगासस मामले में सदन में चर्चा पर अड़ा हुआ है। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते ठप है। बहस संसद में होनी है, लेकिन बहस और सियासत संसद के बाहर हो रही है। राज्यसभा में चर्चा भी हो गई, इधर चर्चा नहीं करते हैं और उधर भी इधर बंद कर रहे, तो इसीलिए उधर बंद करते हैं। ये क्या है तरीका है? इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वी वांट टू रन द पार्लियामेंट एंड वी वांट द डिस्कशन, एंड प्रधानमंत्री जी पहले दिन ही कहा है कि सार्थक चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि पार्लियामेंट चलाना सरकार का ओनस होता है, और वो ये मांगे विपक्ष की मान जाए। सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि दो मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो, और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय दे। तो क्या पूरा मॉनसून सत्र पेगासस की भेंट चढ़ जाएगा? सरकार और विपक्ष की नीति और नियत से तो यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोई अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून सत्र में सियासी तूफान के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है। आज ममता बनर्जी ने कुछ और अहम मुलाकातें की हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से तैयार हुआ ब्लूप्रिंट क्या कहता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। नामुमकिन को मुमकिन करना, एक वाक्य में ममता बनर्जी की पहचान यही है। 2011 में अपने दम पर 34 साल का लाल दुर्ग ढहा दिया, तो 2021 में मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल में चारों खाने चित कर दिया।
अपने दम पर ममता बनर्जी ने सियासत में बड़ा मुकाम पाया है। आज ममता दिल्ली में है तो सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। आखिर ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है? ममता बनर्जी की राजनीति के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो क्या समझ में आता है? नंबर 1, विपक्ष को एकजुट करना। नंबर 2, 2024 में ऑल बनाम मोदी। नंबर 3, चेहरा बनना बड़ा मुद्दा नहीं। नंबर 4, बीजेपी को हर कीमत पर हराना। नंबर 5, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। ममता बनर्जी दिल्ली में राहुल की मौजूदगी में सोनिया गांधी से मिली, कांग्रेस के टॉप सीनियर लीडर से मिली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली, डीएम के सांसद कनिमोझी से मिली, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिली, तो नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। ममता की इन मुलाकातों को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो सियासी तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। 2024 के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने की सबसे बड़ी कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि मोदी के युग में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि एनडीए का हिस्सा रही पार्टी हो या फिर टीएमसी की धुर विरोधी, सभी ममता में उम्मीद देख रहे हैं। The present government cannot continue like this, and in order to fight this government, there is a need for opposition parties to come together and work together. जीएसटी की इतनी बड़ी समस्या है देश में कि स्टेट्स जो भिखारी बन के बैठी हुई हैं, तो ऐसे इश्यूज हैं जो रीजनल पार्टीज सभी फील करती हैं कि हमें इकट्ठे होकर के इनको देश से अलग करना चाहिए, तभी जाके जो हमारा फेडरल सिस्टम है देश का बच पाए। तो श्रोमणी अकाली दल तो पहले ही सभी पार्टियों को अपील की है। हम सबसे पहले हमने कहा है कि इसके बिना देश का गुजारा नहीं, क्योंकि जिस तरफ मोदी साहब देश को ले जाना चाहते हैं, टोटली जो फेडरलिज्म को देश में खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए सभी रीजनल पार्टीज को इकट्ठे होकर पहरा देना चाहिए और इनको हराना चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी, एमके स्टालिन डीएमके, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव आरजेडी, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात का असर भी दिखा। बंगाल में ममता का विरोध करने वाले अधीर रंजन के सुर भी बदल गए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराना ये मुद्दा है। ये कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते हैं, इसलिए यूपीए 1 बनी, इसलिए यूपीए 2 बनी, इसके लिए कि बीजेपी जैसे एक कम्युनल एजेंडे वाला पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तान की हर लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जितने ताकतें हैं, सबको लामबंद करके एकजुटता होते हुए बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी विपक्षी एकता की नई धुरी बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर तंज कसती हुई नजर आई। अब अगर कोई चौधराहट की लड़ाई चल रही है कि विपक्ष का चौधरी कौन है, कहीं पर जो है वो बिना सियासी जमीन के सामंती जमींदारी की लड़ाई चल रही है, तो उसका तो हम कोई इलाज हमारे पास है नहीं। अब देखो क्या है कि किसी को सपने देखने पे तो कोई टैक्स है नहीं, इसलिए ड्रीम विदाउट टैक्स इसी को कहते हैं। अब से देखने दीजिए सपने। 2024 अभी दूर है, लेकिन ममता बनर्जी के एक्शन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा जरूर दी है। ममता बनर्जी की नजरें इस वक्त अर्जुन की आंख की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य इस वक्त है बीजेपी के खिलाफ सारे विरोधियों को एकजुट करना और लड़ाई के लिए तैयार करना, और इसके लिए वो किसी भी तरह की कुर्बानी, चाहे वो अपने बंगाल के छोटे हित हों, वो भी देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। विपक्षी एकता का नारा तो सभी पार्टियां बुलंद कर रही हैं, लेकिन जैसे ही अपनी पार्टी के फायदे की बात आती है, सभी एकजुटता का कायदा भूल जाते हैं। देखिए, यह तस्वीर विपक्ष की एकता पर सवाल उठाती है। सवाल यह है कि आखिर 2024 के लिए विपक्ष की पार्टियां कितनी दूर और कितने पास खड़ी हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। डीटीसी बस खरीद घोटाले, दिल्ली में पानी की किल्लत और महंगाई को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला।
24 घंटे में विपक्ष के दो रूप दिखाई दिए। एक दिन पहले कथित जासूसी कांड में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चेबाजी में राहुल गांधी के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी थी, लेकिन आज जब दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस ने विरोध में मोर्चा खोल दिया। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली से 1270 किलोमीटर दूर हुई एक जज की हत्या से सुप्रीम कोर्ट भी गूंज उठा। जी हां, झारखंड के धनबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को टेम्पो ने ऐसी टक्कर मारी कि उनकी मौत हो गई। जज साहब की हत्या का वीडियो अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। जज की सनसनीखेज हत्या से हिला धनबाद। मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को ऑटो से किसने मरवाया? धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या के पीछे कौन है? आखिर किस केस की सुनवाई कर रहे थे जज उत्तम आनंद? क्यों अब जज हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग हो रही है? क्या हत्यारों को जज साहब के मॉर्निंग वॉक का टाइम पता था? जज साहब के लाइव मर्डर का सबसे सनसनीखेज वीडियो देखिए। जिसने भी जज साहब के मर्डर का वीडियो देखा वो जैसे हिल गया। सवाल यह है कि सुबह सुबह सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले जज साहब की हत्या की प्लानिंग क्या पहले से रची गई थी? यकीनन हत्यारों को जज की जॉगिंग की टाइमिंग का पता जरूर था, ऐसा माना जा रहा है। जज साहब को टक्कर तो बहुत सोच समझ कर मारी गई ताकि किसी को पता भी न चले, लेकिन सीसीटीवी ने कातिलों की प्लानिंग को बेनकाब कर दिया। 28 जुलाई बुधवार सुबह 5:08 धनबाद, झारखंड। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। तभी अचानक एक टेम्पो आता है और जॉगिंग करते हुए जज साहब को टक्कर मारता है और आगे निकल जाता है। पहली नजर में यही गुमान होता है कि सड़क हादसे का एक सीधा सीधा सा मामला है, लेकिन इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, इसी सीसीटीवी फुटेज के हर फ्रेम को अब गौर से देखिएगा। गौर से इसलिए कि जो बारीक पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद पूरा केस ही पलट जाएगा। ये 2 लेन वाली सड़क है, दोनों लेन के बीच डिवाइडर है। दाहिनी तरफ सड़क पर फिर भी गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन स्क्रीन की बाईं तरफ वाली सड़क लगभग खाली है। सुबह सुबह का वक्त है और जज साहब जॉगिंग कर रहे हैं। इसी दौरान कैमरे में एक टेम्पो एंट्री करता है और अब ध्यान से देखिए, जब टेम्पो कैमरे में एंट्री मारता है तब वो सड़क के बीचों बीच था। सड़क के बीच में जो सफेद पट्टी होती है, टेम्पो उसी पट्टी पर फ्रेम में एंट्री करता है, लेकिन फिर अचानक तेजी से ऑटो सड़क के बिल्कुल बाईं तरफ मुड़ जाता है और जॉगिंग कर रहे जज साहब को जोर से टक्कर मारता है। टक्कर लगते ही जज साहब सड़क किनारे गिर जाते हैं। अब जरा टक्कर के बाद टेम्पो की चाल देखिए। टक्कर मारने के बाद टेम्पो एक बार फिर से सड़क के बाएं हिस्से को छोड़ता है और लगभग बीच सड़क पर टेम्पो को चलाते हुए आगे निकल जाता है। यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि ना तो इस टेम्पो का ब्रेक फेल हुआ था, ना ही इस टेम्पो के स्टीयरिंग पर ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खोया था। टेम्पो पूरी तरह से ड्राइवर के कंट्रोल में था। यानी इससे यह साबित होता है कि यह सब कुछ जानबूझकर साजिश किया गया। ये हादसा नहीं, साजिश थी। साजिश जॉगिंग कर रहे जज साहब की जान लेने की, लेकिन इस तरह लगे कि जैसे मामला सड़क हादसे का है। यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की गई। 28 जुलाई को सुबह रोजाना की तरह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। 6 महीने पहले ही बोकारो से उनका ट्रांसफर धनबाद हुआ था। सुबह करीब 5:08 पर वो रणधीर वर्मा चौक की तरफ से हीरापुर सब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और ठीक उसी वक्त ये हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद टेम्पो भाग चुका था
बाद में कुछ राहगीरों की नजर पड़ी, फिर उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कुछ ही देर बाद ही उनकी मौत हो गई। मौत की वजह सिर में गंभीर चोट थी। हेड इंजरी था, कान से भी उनको ब्लड जा रहा था। तब तक उनका डिक्लेरेशन हो चुका था कि अब ये नहीं रहे। तो ये दुखद घटना तो है। अभी तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी कि किस कारण से हुआ, गिरने से हुआ कि कोई गाड़ी के द्वारा धक्का मार दिया गया या कोई और बात है। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उसकी जांच करेगी। जज उत्तम आनंद अमूमन मॉर्निंग वॉक से 6 बजे से पहले ही घर लौट आते थे, लेकिन जब सुबह के 7 बज गए और जब वो घर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें तलाशना शुरू किया। इसी के बाद उन्हें पता चला कि उनके पति सड़क हादसे में घायल हो गए हैं और अस्पताल में हैं। वो भागकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस हादसे की पहली रिपोर्ट जज उत्तम आनंद की पत्नी ने पुलिस में लिखवाई थी। दिन चढ़ते चढ़ते जब धनबाद पुलिस को पता चला कि सड़क हादसे में एक जज की मौत हो गई है, तब पुलिस ने भी इसे सड़क हादसा मानते हुए ही टेम्पो वाले को ढूंढना शुरू किया। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है धनबाद जुडिशियल सिस्टम के लिए, वकीलों के बीच में, जजों के बीच में। ये काफ़ी लोकप्रिय जज थे। ये इनके कोर्ट में मैंने रांची में भी बहस किया था। तेनू घाट से भी ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आए थे और ADJ 8 के पद पर यहाँ पर बहुत काफ़ी क्रियाशील रहते थे। और इसी बीच में वो बराबर जॉगिंग करने के लिए जाते थे मॉर्निंग वॉक में। आज भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सुबह 5 बजे और घूम फिर करके यहाँ पता चला, जैसा अभी जानकारी हम लोगों को मिली, रणधीर वर्मा चौक में वो गिरे पड़े थे। पुलिस भी अब तक यही मानकर चल रही थी कि मामला सड़क हादसे का है, लेकिन गुनहगार को पकड़ने के लिए पहले ये पता लगाना जरूरी था कि जज साहब को आखिर किसने टक्कर मारी। अब इसके लिए पुलिस ने उस पूरे रूट से सबूत जुटाने शुरू किए, जिस रूट पर जज साहब जॉगिंग के लिए जाया करते थे। और इसी तलाश में शाम होते होते पुलिस को ये CCTV फुटेज हाथ लग गई। इन तस्वीरों को देखते ही पुलिस समझ गई कि मामला गड़बड़ है। जज साहब की मौत महज एक सड़क हादसा नहीं, टेम्पो की चाल बता रही है कि इसके पीछे कुछ और ही चाल है। अब पुलिस सड़क हादसे के अलावा कत्ल के एंगल से भी मामले की जांच करने लगी। धनबाद सिटी SP की अगुवाई में आनंद फानन में एक SIT गठित कर दी गई। धनबाद SSP के अलावा बोकारो रेंज के DIG भी जांच की निगरानी कर रहे हैं। जो CCTV फुटेजेस और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हुई, उसके आधार पर जो घटना में शामिल जो टेम्पो था उसकी और 2 लोगों की पहचान की गई और तत्पश्चात इस घटना में शामिल जो 2 व्यक्ति है, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सुनारपट्टी धनबाद के रहने वाला और राहुल वर्मा सुनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से इस घटनाक्रम में प्रयुक्त जो टेम्पो है उसको भी जब्त किया गया। झारखंड बार काउंसिल ने जांच की मांग उठाई। झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और सरकार से फौरन मामले की जांच करने को कहा। बात झारखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंची और फिर सुबह होते होते यानी 29 जुलाई को जज की मौत की आवाज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजने लगी। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत, रांची, आज तक। वीडियो देखकर ये तो पता चल जाता है कि ये टेम्पो से टक्कर मारकर जज साहब की हत्या की गई, लेकिन जज उत्तम आनंद का हत्यारा कौन है, अब इसका पता लगाया जा रहा है। जिस टेम्पो से टक्कर मारी गई वो मिल चुका है, वो चोरी का निकला। अब ये टेम्पो चोरी किसने किया, किसके कहने पर किया, झारखंड पुलिस जज साहब के केस की सुनवाई और उनके फैसलों के पन्ने भी खोल रही है। इधर मामला धनबाद से दिल्ली यानी सुप्रीम कोर्ट आ गया। वकील विकास सिंह ने जज हत्याकांड में CBI जांच की मांग कर दी है। अमूमन हर जज का पाला अपराधियों, गैंगस्टर, आतंकवादियों, माफियाओं और कातिलों से पड़ता है। अब सवाल यह है कि अगर ये कत्ल है तो फिर सवाल उठता है कि 6 महीने पहले धनबाद आए जज उत्तम आनंद की जान कौन लेना चाहेगा।
वो ऐसे कौन कौन से केस की सुनवाई कर रहे थे जिससे जुड़े लोग उनके दुश्मन हो सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख विकास सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट से जज उत्तम आनंद की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है ये एक सुनियोजित साजिश है। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एक गाड़ी से मार करके उनकी हत्या कर दी गई और जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनिस्बत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। साजिश सचमुच गहरी ही लगती है, क्योंकि टेम्पो की चाल के अलावा इस टेम्पो की अपनी कहानी भी हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक तस्वीरें सामने आने के बाद जब पुलिस टेम्पो के मालिक तक पहुंची तो पता चला कि उसने 2 दिन पहले ही इस टेम्पो की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखा रखी है। जिस वक्त ये टक्कर हुई तब टेम्पो में टेम्पो चालक के अलावा 2 लोग और सवार थे। उन दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर टेम्पो मालिक की पत्नी की कहानी भी चौंकाने वाली है। उसे 80,000 रुपए की लॉटरी लगी थी और उसी पैसे से उसने टेम्पो खरीदने का दावा किया। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे थे, देखे हैं टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं खड़ा। गाड़ी आप रखे? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसी में। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुते हैं। अब आपको बताते हैं कि जज साहब कौन कौन से केस की सुनवाई कर रहे थे। पिछले 6 महीने में जज उत्तम आनंद ने यूं तो बहुत से केस देखे, बहुत से लोगों की जमानत अर्जियां खारिज की, मगर फिलहाल शक की सुई 2 केस और उससे जुड़े लोगों पर है। इनमें से एक केस में तो पिछले हफ्ते ही जज साहब ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। इत्तेफाक से इन दोनों केसों के तार कहीं न कहीं धनबाद की 3 सबसे ताकतवर जगहों से आकर जुड़ती है। इनमें से एक है सिंह मेंशन, दूसरा कुंती निवास, तीसरा रघुकुल। झारखंड या धनबाद का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इन तीनों नामों को ना जानता हो। वो इसलिए कि इन तीनों नामों के साथ एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसने बरसों इस इलाके पर राज किया। वो नाम है सूर्यदेव सिंह, कोयले के सबसे बड़े किंग। लेकिन सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद धीरे धीरे उनके भाइयों, बेटों और दूसरे रिश्तेदारों में ठेके, राजनीति और वर्चस्व को लेकर दूरियां बन गई। सूर्यदेव सिंह के बाद उनकी विरासत को उनके बेटे संजीव सिंह ने आगे बढ़ाया। संजीव सिंह झरिया से विधायक भी रहे, लेकिन फिर अपने ही एक रिश्तेदार के कत्ल के जुर्म में वो जेल चले गए। संजीव सिंह अब भी जेल में हैं। बाद में संजीव सिंह के एक बेहद करीबी रंजय सिंह की जनवरी 2017 में हत्या कर दी गई। इस मामले में झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन सिंह का नाम आया। अमन सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। अमन सिंह जेल में है। रंजय सिंह के कत्ल के 2 महीने बाद मार्च 2017 में रघुकुल के बच्चा सिंह के भतीजे नीरज सिंह की भी हत्या कर दी गई। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई हैं। रंजय सिंह और नीरज सिंह, इन दोनों के ही कत्ल का मामला अब भी अदालत में है। रंजय सिंह के कत्ल की फाइल तो पिछले साल ही फिर से खुली थी। इत्तेफाक से रंजय सिंह के कत्ल के आरोपी अमन सिंह की जमानत अर्जी पिछले हफ्ते ही जज उत्तम आनंद की अदालत में आई, लेकिन जज साहब ने अमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। खबर यह है कि अमन सिंह बेशक जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए ही उसका पूरा धंधा पहले की तरह ही चल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर जज उत्तम आनंद की मौत वाकई कत्ल है, तो क्या इस कत्ल के पीछे अमन सिंह का हाथ है, या फिर मौके का फायदा उठाकर कोई अमन सिंह को फंसाना चाहता है? सवाल ये भी है कि इस साजिश के पीछे अगर बड़े और ताकतवर लोग हैं, तो क्या झारखंड पुलिस जज की मौत का सच सामने ला पाएगी, या फिर मामले की जांच सीबीआई को जाएगी? धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत, रांची, आज तक।
पॉर्न रैकेट केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और इस बीच सीन में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा आ चुकी है। पुलिस पॉर्न रैकेट केस में शर्लिन चोपड़ा की गवाही चाहती है। ऐसे में गिरफ्तारी के डर से भाग रही शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में बड़ा अपडेट है। मुंबई सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शर्लिन चोपड़ा पोर्न रैकेट केस में गवाह है, इसलिए पुलिस ने इस मामले में उन्हें समन किया है। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इस केस में शर्लिन चोपड़ा का बयान दर्ज कराने के लिए समन किया है। तभी से शर्लिन को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए शर्लिन ने पहले ही कोर्ट में जमानत की अर्जी डाल दी थी, जिसे अब कोर्ट ने ठुकरा दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने शर्लिन चोपड़ा के साथ गहना वशिष्ठ को भी समन किया था। शर्लिन भले ही पुलिस के सामने गवाही देने से बच रही हो, लेकिन मीडिया के सामने शर्लिन ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्लिन का दावा है कि राज कुंद्रा ने ही उन्हें एडल्ट फिल्मों के बिजनेस में धकेला। शर्लिन के मुताबिक राज कुंद्रा ने उन्हें एडल्ट कंटेंट में काम करने को कहा था। पहले एक रोल ऑफर किया, बाद में एडल्ट कंटेंट बनाने को कहा। शर्लिन ने मार्च 2021 में महाराष्ट्र साइबर पुलिस को दिए बयान में कहा था कि राज कुंद्रा ने उन्हें हॉट शॉट्स ऐप के लिए कंटेंट बनाने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए इसके लिए मना कर दिया था कि इसका कंटेंट घटिया है। शर्लिन चोपड़ा कहती हैं कि मार्च 2019 में उन्होंने आर्म्स प्राइम के साथ एक समझौता किया था, जिसके फाउंडर राज कुंद्रा थे। शर्लिन ने आर्म्स प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो मौजूदा 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद ऐप पर मौजूद कंटेंट हटाने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी भी इंटरनेट पर है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान शर्लिन ने ऐप के लिए कुछ वीडियो शूट किए थे। उनमें से एक चॉकलेट वीडियो के बारे में साइबर पुलिस ने पूछताछ की थी। शर्लिन बोली, उस समय आर्म्स प्राइम के क्रिएटिव हेड के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। चॉकलेट वीडियो अंधेरी पूर्व के एक होटल में शूट किया गया था। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।